हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जियास ट्यूटोरियल। आज की जो मेरी वीडियो इसमें बात करने वाले हैं ब्लड के कोagulation के बारे में। मतलब कि ब्लड का जमना, ब्लड का थक्का जमना। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब हमको कहीं से हमें चोट वोट लग जाती है, ब्लड निकलने लगता है, तो थोड़ी देर बाद अब देखते हैं कि वहाँ पर वो ब्लड जमने लगता है, उसका थक्का जमने लगता है। ब्लड जो होता है वो जेल लाइक का हो जाता है। इसी को ब्लड का कोagulation या क्लॉटिंग बोलते हैं। Coagulation or clotting is defined as the process in which blood loses its fluidity and becomes a jelly-like mass few minutes after is shed out or collected in a container। तो ब्लड को या तो हम किसी कंटेनर में कलेक्ट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, या ब्लड हमारे बॉडी से निकला किसी चोट वोट में की वजह से, उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ब्लड का जो तरलता होती है, मतलब कि ब्लड जो होता है वो तरल के रूप में होता है, वो कैसा होता है, जेल में बदल जाता है। तो क्लॉटिंग जो ब्लड की होती है, कोagulation होता है, इसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। एक सीरीज़ होती है रिएक्शन की। इस जो रिएक्शन में, क्लॉटिंग के रिएक्शन में बहुत सारे सब्सटेंस, बहुत सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी वजह से ये कोagulation, ये क्लॉटिंग होती है। तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है उनके नाम, ये एक तरीके के प्रोटीन होते हैं जो कि एंजाइम्स के फॉर्म में होते हैं। ये जो एंजाइम होता है, ये कैसा एंजाइम होता है? प्रो एंजाइम होता है। प्रो एंजाइम होता है ये, और जो कि इनएक्टिव होता है। जब ब्लड का क्लॉटिंग फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, तो ये जो प्रो एंजाइम्स होते हैं ये एंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो प्रो एंजाइम्स होते हैं एंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो एंजाइम दूसरे एंजाइम को एक्टिव करता है, फिर दूसरा एंजाइम तीसरे एंजाइम को एक्टिव कर, इस तरीके से एक चेन बन जाती है। और जो फाइनल एंजाइम बनता है उसको थ्रोम्बिन कहते हैं। तो इस तरीके से होता है। यहाँ मैंने बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम दिए हुए हैं। पहला क्लॉटिंग फैक्टर है फाइब्रोनोजन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा है थ्रोम्बोप्लास्टिक टिश्यू फैक्टर, चौथा है कैल्शियम, 5 पर है लैबियल फैक्टर या फिर प्रो एक्सेलरेन और एक्सीलरेटर ग्लोबुलिन, 6 पर है प्रेजेंस हैज़ नॉट प्रूफ, मतलब इसकी प्रेजेंस अभी प्रूव नहीं हुई है, 7 पर है स्टेबल फैक्टर, 8 पर है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। उसके बाद हम 9 पे देखेंगे क्रिसमस फैक्टर है, 10 पर स्टुअर्ट पावर फैक्टर है, 11 पर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक एंटीसीडेंट है, 12 पर हेगमैन फैक्टर या फिर कॉन्टैक्ट फैक्टर है, एंड 13 पर है फैब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर या फैब्रिनेस। तो ये फैक्टर्स है क्लॉटिंग फैक्टर जो कोagulation में वर्क करते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे है। तो हमने पहली बात ये बताया था कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो सब प्रो एंजाइम्स होते हैं। ये इनएक्टिव होते हैं, और ये एक्टिव कब होते हैं? ये एक्टिव एंजाइम में तब चेंज होंगे जब ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट होगी। ब्लड क्लॉटिंग का जो फंक्शन है वो ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट होगी, उस टाइम पर ये प्रो एंजाइम्स एक्टिव एंजाइम्स में चेंज होंगे। तो प्रो एंजाइम, एक्टिव एंजाइम जो चेंज होते हैं वो कैस्केड के फॉर्म में चेंज होते हैं। कैस्केड मतलब, कैस्केड एक प्रोसेस होती है। कैसे प्रोसेस होती है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। एक स्टेप आया, उसके बाद दूसरा स्टेप आया, उसके बाद तीसरा स्टेप्स आया, ऐसे कई ऐसे स्टेप्स आते हैं, तब तक आते हैं जब तक कि फाइनल स्टेप नहीं आ जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और फाइनल स्टेप में जो होता है उसमें फैब्रिन बनता है, मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। तो इसी को हम कैस्केड बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग में 3 स्टेज होती है। पहला स्टेज में होता है फॉर्मेशन प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। पहले स्टेज में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होता है। ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले स्टेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा हुआ है, इंट्रिंसिक पैथवे, एक्सट्रिंसिक पैथवे। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर 2 पैथवे से बनता है। एक इंट्रिंसिक पैथवे होता है, दूसरा एक्सट्रिंसिक पैथवे होता है। दोनों पैथवे से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है, फॉर्मेशन होता है इसका। तो सब पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, एंडोथीलियल डैमेज प्लस कोलाज एक्सपोजर।
तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके चारों तरफ की जो लेयर होती है, अंदर की तरफ जो चारों तरफ लेयर होती है उसको एंडोथेलियम बोलते हैं। और उस एंडोथेलियम के जस्ट नीचे कोलाजन होता है, वो भी चारों तरफ होता है, वो ब्लड वेसल्स को डैमेज से बचाता है। तो जब ब्लड वेसल रप्चर होती है तो वहाँ का जो एंडोथेलियम होता है, एंडोथेलियल होता है, वो डैमेज हो जाता है और जो उसके नीचे जो एंडोथेलियल के नीचे कोलाजन पाया जाता है वो एक्सप्लोज हो जाता है, मतलब बाहर निकल आ जाता है। अब क्या होता है, कोलाजन तो बाहर निकल आया एंडोथेलियम के डैमेज होने की वजह से। उसके बाद ये जो कोलाजन है ये कैलिकरीन और HMW किनोजन के मौजूदगी में किस कांटेक्ट में आकर क्या करते हैं, हैगमैन फैक्टर को, ये जो हैगमैन फैक्टर ये एक्टिव नहीं इनएक्टिव है, इनएक्टिव हैगमैन फैक्टर को एक्टिव हैगमैन फैक्टर में चेंज कर देते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग में बहुत सारे फैक्टर्स काम आते हैं। थार्टनी फैक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें से एक फैक्टर क्या हैगमैन फैक्टर है। तो ये जो कैलिकरीन HMW किनोजन मैंने लिखा है, HMW का मतलब हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजन, ये जो दोनों है सब्सटेंस ये ब्लड क्लॉटिंग में काम आते हैं। तो जब कोलाजन एक्सपोज होता है तो ये कैलिकरीन और HMW काइनोजन के संपर्क में कांटेक्ट में आता है और कांटेक्ट में आने के बाद इनएक्टिव हैगमैन फैक्टर को एक्टिव हैगमैन फैक्टर में चेंज कर देता है। इसके बाद क्या होता है, जो एक्टिव हैगमैन फैक्टर है ये HMW काइनोजन की कांटेक्ट में आकर इनएक्टिव प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर को एक्टिव प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर में चेंज कर देता है। तो एक दूसरे को ही देखिए स्टेप बाय स्टेप चेंज कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं। तो ये जो फैक्टर था एक्टिव हैगमैन फैक्टर ने हाई मोलिकुलर वेट काइनोजन के प्रेजेंस में प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन को इनएक्टिव से एक्टिव में चेंज कर दिया, ये भी एक फैक्टर है। इसके बाद ये जो एक्टिव प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर है ये कैल्शियम के प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में इनएक्टिव क्रिसमस फैक्टर को एक्टिव क्रिसमस फैक्टर में चेंज कर देगा। इसके बाद ये जो एक्टिव क्रिसमस फैक्टर है ये कैल्शियम की प्रेजेंस में और कैल्शियम के साथ साथ अब ये जो एक्टिवेटेड क्रिसमस फैक्टर है ये कैल्शियम की प्रेजेंस में, और यहाँ पे देखिए फैक्टर लिखा हुआ फैक्टर 8 है, ये इसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बोलते हैं। इसके प्रेजेंस में ये क्या करता है, इनएक्टिव स्टुअर्ट पावर फैक्टर को एक्टिव स्टुअर्ट पावर फैक्टर में चेंज कर देता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, कोलाज के नीचे मैंने प्लेटलेट्स लिखा है, प्लेटलेट्स के नीचे मैंने फास्फोलिपिड्स लिखा हुआ है ना। तो जब कोलाजन एक्सपोज हो जाता है, ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है, तो जो प्लेटलेट्स होते हैं वो कोलाजन के कांटेक्ट में आते हैं और कोलाजन के कांटेक्ट में आने के बाद ये प्लेटलेट्स कोलाजन के आने के बाद प्लेटलेट्स एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिवेटेड हो जाते हैं और रिलीज़ करते हैं कि फास्फोलिपिड। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं कोलाजन के एक्सपोज होने के बाद कोलाजन के कांटेक्ट में आकर एक्टिव होकर फास्फोलिपिड को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है आगे आप देखिए यहाँ पे एक्टिव स्टुअर्ट पावर फैक्टर बन गया। अब जो एक्टिवेटेड फैक्टर था हमारे पास वो रिएक्ट करेगा प्लेटलेट्स और फास्फोलिपिड्स से और फैक्टर 5 से रिएक्ट करेंगे। यहाँ फैक्टर 5 मैंने लिखा हुआ है, फैक्टर 5 मतलब लैबियल फैक्टर, फैक्टर 5 को लैबियल फैक्टर बोलते हैं, LABILE लैबियल फैक्टर है फैक्टर 5। तो ये जो एक्टिव स्टुअर्ट पावर फैक्टर था ये लैबियल फैक्टर के कांटेक्ट में आकर और प्लस जो प्लेटलेट फास्फोलिपिड्स था उसके कांटेक्ट में आकर और कैल्शियम आयंस के कांटेक्ट में आकर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाता है। तो लैबियल फैक्टर फास्फोलिपिड, प्लेटलेट फास्फोलिपिड और कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाएगा। तो इंट्रिंसिक पैथवे से एक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर यहाँ पे फॉर्मेट हो गया, उसका फॉर्मेशन हो गया। अब हम क्या देखेंगे, एक्सट्रिंसिक पैथवे से कैसे फॉर्मेशन इसका होगा। अब हम देखेंगे एक्सट्रिंसिक पैथवे से कैसे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे मैंने टिश्यू ट्रॉमा लिखा है प्लस टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन लिखा हुआ है। तो जब टिश्यू डैमेज होती है, इंजरी होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, जब टिश्यू ट्रॉमा मतलब टिश्यू का डैमेज होना, टिश्यू में इंजरी होना, तो इंजरी जब होती है तो उसमें से उस टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, फैक्टर 3 है।
तो फैक्टर थर्ड को हम थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं या फिर टिश्यू फैक्टर भी इसको बोलते हैं, मतलब कि थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर टिश्यू फैक्टर भी आप इसको बोलते हो। तो जब टिश्यू ट्रॉमा होगा टिश्यू की इंजरी होगी, वहाँ से ब्लड एक्सपोज होगा, कटिंग होगी, तो वहाँ से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है। तो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है फैक्टर थर्ड, इसमें कंटेन करता है ग्लाइकोप्रोटीन को और फास्फोलिपिड्स को कंटेन करता है। अब ग्लाइकोप्रोटीन और फास्फोलिपिड जो है, जो कंपोनेंट्स है थ्रोम्बोप्लास्टिन के, ये कन्वर्ट कर देते हैं इनएक्टिव स्टूअर्ट पावर फैक्टर को एक्टिव स्टूअर्ट पावर फैक्टर में। इसके साथ साथ इस फंक्शन में, इस काम में स्टेबल फैक्टर भी इनका साथ देता है। तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन के जो कंपोनेंट्स थे ग्लाइकोप्रोटीन और फास्फोलिपिड्स, ही स्टेबल फैक्टर के साथ मिलकर, ये भी क्या है, एक तरीके का ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, स्टेबल फैक्टर के साथ मिलकर इनएक्टिव स्टूअर्ट पावर फैक्टर को एक्टिव स्टूअर्ट पावर फैक्टर में चेंज कर देते हैं। इसके साथ साथ अब ये जो एक्टिवेटेड स्टूअर्ट पावर फैक्टर है, ये कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस में, लेबियल फैक्टर के प्रेजेंस में जो कि फैक्टर 5 है, और फास्फोलिपिड्स के प्रेजेंस में, सबके साथ मिलकर ये प्रोथर्मिन एक्टिवेटर को बनाते हैं। अब देखिए, मतलब कि एक्टिवेटेड स्टूअर्ट पावर फैक्टर, कैल्शियम आयंस, लेबियल फैक्टर और फास्फोलिपिड, ये सब मिलकर प्रोथर्मिन एक्टिवेटर लास्ट में फाइनली बनाते हैं। तो ये स्टेज फर्स्ट था, ठीक है। अब इसके आगे हम स्टेज सेकंड देखेंगे, जिसमें प्रोथर्मिन को थ्रोम्बिन में चेंज किया जाएगा। अब देखिए, जो प्रोथर्मिन एक्टिवेटर बना, इंटेस्टिक पैथवे और एक्सटेंसिव पैथवे, दोनों पैथवे से जो प्रोथर्मिन एक्टिवेटर बना है, ये क्या करेंगे, ये प्रोथर्मिन एक्टिवेटर जो कि दोनों पैथवे से बने हैं, ये प्रोथर्मिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए, ये प्रोथर्मिन लिखा है, ये थ्रोम्बिन लिखा है, ये स्टेज सेकेंड है। प्रोथर्मिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देंगे, ये प्रोथर्मिन एक्टिवेटर। अब देखिए, यहाँ पे थ्रोम्बिन बन गया। जब थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन हो जाता है एक बार, तो ये थ्रोम्बिन क्या करते हैं, अब और भी थ्रोम्बिन फॉर्मेशन कर देते हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे कि एक बार थ्रोम्बिन बन गया, तो ये थ्रोम्बिन क्या करेंगे, और भी थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल्स को फॉर्मेशन करते हैं, और भी थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल्स के बाद बनते हैं, उसका फॉर्मेशन कर, ये थ्रोम्बिन जो मॉलिक्यूल जो प्रोथर्मिन एक्टिवेटर से बनेंगे, ये थ्रोम्बिन और भी बहुत सारे प्रोथर्मिन को मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। यही देखिए मैंने शो किया गया, ये थ्रोम्बिन से और भी थ्रोम्बिन बनते हैं। तो ये स्टेज सेकेंड था। इसके स्टेज थर्ड में आते हैं। स्टेज थर्ड में आप ये देखेंगे कि ये फाइनल स्टेज है। इसमें फाइब्रिन का मतलब ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। फाइब्रिन बन गया मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग हो गई। तो ये थ्रोम्बिन क्या करते हैं, ये फाइब्रिनोजन को, जो कि इनएक्टिव रहता है, इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को एक्टिव फाइब्रिनोजन में चेंज कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि जो एक्टिव फाइब्रिनोजन है, इसको फाइब्रिन मोनोमर भी बोला जाता है। इनका क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, जिससे फाइब्रिन बनता है। बट ये जो फाइब्रिन बनता है, इसके जो थ्रेड होते हैं, मतलब कि इसके जो स्ट्रैंड्स होते हैं, थ्रेड होते हैं, वो लूज़ होते हैं, मतलब कि टाइट क्लॉटिंग नहीं रहती है। और ये इंटैंगल्ड होते हैं, मतलब कि ये फंसे हुए होते हैं, या किससे, प्लेटलेट से फंसे हुए होते हैं, ठीक है, उलझे हुए होते हैं, या कह सकते हैं आप प्लेटलेट के साथ ही मिले हुए होते हैं, उलझे हुए होते हैं। तो ये जो फाइब्रिन होता है, इसका जो थ्रेड होता है वो लूज़ होता है और प्लेटलेट के साथ इंटैंगल्ड होता है। बाद में क्या होता है कि ये कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, और इसके साथ साथ यहाँ पे एक फैक्टर लिखा हुआ है, जो फैक्टर 13 बोलते हैं। इसका नाम है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। इस फैक्टर को क्या बोलते हैं, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर के मौजूदगी में, कैल्शियम आयंस की मौजूदगी में, ये जो फाइब्रिन बना था, जो कि फाइब्रिनोजन से बना था, फाइब्रिन एक्टिव फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बना था, पॉलीमराइजेशन से। ये जो फाइब्रिन था, इसके जो थ्रेड थे वो लूज स्ट्रैंड के थे, मतलब कि टाइट क्लॉटिंग नहीं थी, टाइटली ये नहीं थे, और इंटैंगल थे ये प्लेटेड से। और बाद में जो फाइब्रिन थे, जो कि लूज स्ट्रैंड के थे, ये कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस में और फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, मतलब फैक्टर 13 के प्रेजेंस में, ये टाइट फाइब्रिन में चेंज हो जाते हैं। मतलब कि टाइट ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, इनके जो थ्रेड होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, अच्छे से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, टाइटली ऐसे होती है। तो ये आप समझ सकते हो, जैसे कि मैंने ये स्टेज थर्ड शो किया हुआ है, और ये है स्टेज फर्स्ट, या फिर इंटेस्टिक पैथवे दिखाया मैंने, एक्सटेंसिव पैथवे दिखाया, स्टेप बाय स्टेप दिखाया कि किसके प्रेजेंस में कौन क्या बना। कैलिकेरिन HMW कैनोजन के प्रेजेंस में, कोलाजन के प्रेजेंस में, जो कोलाजन एक्सपोज हुआ उसके कांटेक्ट में, ये जो कोलाजन एक्सपोज हुआ था, इन सब के कांटेक्ट में आकर हैगमैन को एक्टिव हैगमैन में चेंज कर दिया। फिर इस कैनोजन ने
और इस हैगमैन ने प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिव कर दिया। फिर इसने कैल्शियम के प्रेजेंस में क्रिसमस फैक्टर को एक्टिव कर दिया। फिर इसमें कैल्शियम के प्रेजेंस में और फैक्टर 13 के प्रेजेंस में, मतलब किस तरीके से एक दूसरे को ये स्टेप बाय स्टेप एक्टिव करते गए जब तक फाइनल स्टेज नहीं आ गई, इसी को कैस्केड बोलेंगे। और फाइनली जब दोनों पैथवे से आप देख सकते हैं, जब बन जाएगा दोनों पैथवे से बनने के बाद फाइनली प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा, जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर देगा। इस दोनों स्टेज आ गई इसमें। थर्ड स्टेज में जो थ्रोम्बिन था फाइब्रिनोजन का एक्टिव फाइब्रिनोजन चेंज करेगा, जिसको फाइब्रिन मोनोमर भी बोलेंगे, जिसके बाद ये लूज स्ट्रैंड के फाइब्रिन बनेंगे। पॉलीमराइजेशन से ये लूज स्ट्रैंड फाइब्रिन फिर इनके प्रेजेंस में टाइट ब्लड क्लॉट में चेंज हो जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं सब क्लॉटिंग फैक्टर्स मैंने दिए हुए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।